बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सर्किट्स जो मैं पीछे बता रहा था, उस सर्किट में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में केवल रजिस्टार और केवल इंडक्टर यानी कॉइल या कुंडली को जोड़कर अल्टरनेटिंग सर्किट्स में दिखाया था और डिफरेंट पॉइंट्स पर चर्चा की थी। आज मैं आपको फिर केवल कैपेसिटर लगाकर दिखाऊंगा और फिर इसके बाद इन तीनों का यानी रजिस्टार, कॉइल और कैपेसिटर्स, इन तीनों का एक तरह से कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन इसलिए करूंगा क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो दो के कॉम्बिनेशन से बताऊंगा। तो ये अगर तीनों आपको अच्छी तरह से आएगा तो जो अगला वीडियो लेक्चर होगा हमारा, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा दो और फिर 3 का, वो और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये वीडियो लेक्चर मैं समझता हूँ स्टेट बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए बिना स्किप किए हुए आप इस पूरे वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि सर्किट कंटेन्स ओनली कैपेसिटर। यहाँ भी मैं आपको फेज़र डायग्राम, रेजिस्टेंस, फेज डिफरेंस और वेव फॉर्म भी बताऊंगा। तो जैसे सपोज़ करता हूँ कि मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स ले लिया। अल्टरनेटिंग सोर्स ये है और इसके साथ मैंने कैपेसिटर को लगा दिया। वैसे तो जब AC की जगह DC में अगर इस कैपेसिटर को लगाएं तो उसमें डायरेक्ट करंट होती है, यानी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, तो बहुत थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो होगी। और वो इसलिए कि दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। जैसे ही सेम हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, करंट रुक जाएगी। लेकिन जब अल्टरनेटिंग सर्किट में इसको हम जोड़ते हैं तो क्या होता है कि करंट की वैल्यू यानी वोल्टेज की वैल्यू या करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती है। इसलिए इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है। तो देखिए इस सोर्स के लिए जो V की वैल्यू होगी वो V0 साइन ओमेगा t मैं लेकर चलूँगा। अब देखिए आपको ये पता है कि V इक्वल टू होता है Q अपॉन C के, या यूँ कह सकते हैं कि Q इक्वल टू C इंटू V के। तो ये Q इक्वल टू CV हो गया। V की वैल्यू आपको पता है, इसलिए ये हो जाएगा Q इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा t। अब मैं इस Q का डिफरेंशिएशन करूँगा T के रिस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T। तो ये मिलेगा dQ बाई dt इज इक्वल टू C V0 d बाई dt ऑफ साइन t। साइन t एक्चुअली साइन ओमेगा t है, इसलिए इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये मिल जाएगा। इस तरह से जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा dQ बाई dt C इंटू V0। ये साइन ओमेगा t का होता है कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का डिफरेंशिएशन यहाँ देख रहे हैं तो ओमेगा होगा। ये पूरी वैल्यू से आप पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ये I के इक्विवेलेंट होगा और यहाँ पर C V0 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा t ये हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा दूसरे ढंग से लिखना चाहता हूँ, और वो दूसरा ढंग ये कि I इज इक्वल टू V0 अपॉन ओमेगा C इंटू
साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, और ये देख रहे हैं आप 1 अपॉन कर दिया हमने, सॉरी ये 1 अपॉन होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। इसको ऐसे साफ थोड़ा और कर दें, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। इस 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं लिखना चाहता हूँ आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, और इधर मैं इसको लिखूँगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आप देख रहे हैं जो एक्स सी है ये फिर एक बार रेजिस्टेंस की जगह पे आ गया। क्यों? ये पूरी वैल्यू करंट के इक्विवेलेंट है, V यहाँ पे दे रखा है, तो V अपॉन आर इज इक्वल टू आई होता है। तो इसका मतलब XC एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कुछ स्पेशल कंडीशन में ये मिला है। बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पैदा होता है तो राधे श्याम घनश्याम, लेकिन अगर यही ऑस्ट्रेलिया USA या दूसरे कंट्रीज़ में पैदा हो व्यक्ति तो उसका नाम माइकल होल्डिंग या डिफरेंट टाइप के दूसरे नाम हो सकते हैं। तो केवल नाम का ही अंतर है, बाकी ये बीइंग ह्यूमन यहाँ भी और वहाँ भी। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ही रहेगा, केवल अंतर इतना है कि ये डिफरेंट सिचुएशन में मिला है, इसलिए इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इसे कहते हैं धारतीय प्रतिघात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या धारतीय प्रतिघात। और इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है। तो एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, ये दोनों ही क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस है तो यूनिट इसका क्या होगा, ओम। तो मैंने आपको इस सर्किट का अभी केवल रेजिस्टेंस बताया है, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वैल्यू पूरी अगर आई के इक्विवेलेंट है तो ये मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पर अगर v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें तो ये लग रहा है कि फेज डिफरेंस में अंतर है। क्या है फेज डिफरेंस में अंतर? कि करंट लीड्स 90 डिग्री टू वोल्टेज। हाँ, करंट लीड्स 90 डिग्री टू वोल्टेज। वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब आगे है, और अगर ये आगे है तो इसको हम लोग किस तरह से वेव फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं V को इसी तरह से बनाऊं, इस तरह से इसलिए बना रहा हूं कि यहाँ पर देख रहे हैं आप ओमेगा टी से ही शुरुआत है, तो ज़ीरो से ही लेंगे। तो आप देखोगे कि इसमें जो करंट की वैल्यू है वो क्या आएगी। करंट की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी।
आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है मतलब, तो देखो ये 0 तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और ये आपका है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये आगे है, जहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है करंट मिनिमम है, जहाँ वोल्टेज मिनिमम है करंट मैक्सिमम है। तो इस तरह से ये π/2 का डिफरेंस होगा। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो वेव फॉर्म है वो ये होगा। तो अब इसका वेव फॉर्म क्या होगा ये भी क्लियर हो गया। फेज़र डायग्राम जरा देखते हैं क्या है। फेज़र डायग्राम में आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं। मैंने बताया ये V या I होता है, और आपने देखा होगा कि V मैंने हर एक में इधर ही लिया है। तो ये तो आपका V0 हो गया इस तरह से, V0। अब की बार करंट आगे है, कितना आगे है 90 डिग्री। तो देखिए मैंने इससे इसको 90 डिग्री आगे ले लिया है, और ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ फिर वही बात कि I0 का एम्पलीट्यूड कम होता है, इसलिए इस एरो को थोड़ा छोटा बनाएंगे और इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो इसको कहते हैं फेज़र डायग्राम। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट जो यहाँ पर था मेंशन उसको बताया। अब इसी सारे पॉइंट्स के बिहाफ पर मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगा जो आपको इस पूरी थ्योरी को क्लियर कर देगा। कैपेसिटर में हमने ये पॉइंट आपको बताए थे, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी एक, और इससे I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 मिला था। इसके बाद मैंने XC निकाला जो 1/ωc के इक्वल है, और अगर इसे थोड़ा और सॉल्व कर लें तो 2πfc, और अगर XC और F के बीच में देखें तो XC इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F के है। इसलिए अगर इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाए XC और F के बीच तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया था। अब मैं इसी बिहाफ पर एक एग्ज़ाम्पल लेने जा रहा हूँ, और वो एग्ज़ाम्पल है ये कि V इक्वल टू सपोज 20 साइन 100t, ये इक्वेशन दे दी गई, और ये कहा गया कि अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैरेड हो तो इक्वेशन ऑफ AC फाइंड करना है एक, और दूसरा सेकेंड नंबर IM फॉर हाफ साइकिल, और तीसरा IRMS। बिल्कुल प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम की तरह है। अब कई बार ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी अलग से दे दी गई तो इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे क्या है यहाँ से ही निकाल लेंगे। तो देखिए ये सारी वैल्यूज़ कैसे हम लोग पता करेंगे। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है, और अपना इक्वेशन है 20 साइन 100t। अब आप देखिए V0 की वैल्यू 20 वोल्ट हो गया, ओमेगा की वैल्यू 100,
C की वैल्यू हमको पता है, तो XC इक्वल टू 1/ओमेगा C के अकॉर्डिंग 1/ओमेगा कितना है 100 और C कितना है 2 माइक्रोफैरेड। तो इसको ऐसे कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि XC इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻+4। ये यहाँ से 2 कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा +4। ये इतने ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया, या 5.0 इंटू 10⁻³ ओम। अब देखिए XC जब पता चल जाता है तो फिर हमें I0 में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि V0 की वैल्यू हमें पता है। तो I0 इक्वल टू V0/XC, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो 20/5 इंटू 10⁻³ तो 5 4 जा 20, यानी I0 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। अब इस इक्वेशन की हेल्प से I में इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। I0 जैसा कि ये दिया है, तो I0 क्या दिया है 4 इंटू 10⁻³ साइन ओमेगा टी क्या है 100t, तो 100t कर दीजिए +π/2। ये यहाँ आप देख रहे हैं +π/2, तो यहाँ जितना भी दिया हो ये वैल्यू उसके साथ +π/2 और ऐड कर दीजिए, तो ये I के लिए इक्वेशन निकल आया। अब Im निकालना है, तो आपको पता है हाफ साइकिल के लिए 0.637 I0 होता है। I0 की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है 4 इंटू 10⁻³ तो इतने एम्पियर हो गया। इसी तरीके से IRMS अगर फाइंड करेंगे तो I0/√2, यानी I0 की वैल्यू वही 4 इंटू 10⁻³ तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि IRMS हो या IM हो, यानी हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इन तीनों में क्या क्या हमें याद रहना चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं आगे कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स बता सकूं, यानी रेजिस्टेंस और कॉइल लेकर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर लेकर, कैपेसिटर और कॉइल लेकर, और फिर तीनों को लेकर कैसे निकालेंगे, तो इसे भी हम लोग देखेंगे।